हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 79 चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि एक कंपनी है जिसकी डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो है 0.4:1। आपको बताना है अगर ये 4 ट्रांजेक्शन की जाएगी तो इसका इस रेशियो पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इंप्रूव होगी, रिड्यूस होगी या कोई चेंज नहीं आएगा। तो सबसे पहले देखो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का मतलब है लॉन्ग टर्म डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर आप मशीनरी को बेचते हो और वो भी 50,000 लॉस पे, तो कौन सी चीजों पर इंपैक्ट आएगा, किस किस अकाउंट पर इंपैक्ट आएगा। एक तो आपने मशीन बेची तो आपको कैश मिलेगा, कैश मिलेगा तो करंट एसेट इंक्रीज होगी। और जो 50,000 को लॉस हो रहा है, आपको 50,000 का जो लॉस है उसे हम कहाँ दिखाएंगे। कंपनी है तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में डेबिट साइड पर आप लॉस दिखाओगे। इससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा और प्रॉफिट कम होगा तो रिजर्व्स एंड सरप्लस आपके कम हो जाएंगे। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस आपके शेयर होल्डर्स फंड का एक हिस्सा है ना। जब आप शेयर होल्डर्स फंड को कैलकुलेट करते हो तो आप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस लेते हो। तो शेयर होल्डर्स फंड अगर डिक्रीज होंगे तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसमें हम शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म डेट दोनों का टोटल लेते हैं, तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड डिक्रीज हो जाएगी। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब जितना भी पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, या तो वो ओनर का या बाहर की बोरिंग, दोनों का मिलाकर के जितना भी पैसा बिजनेस में लगा है वो कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। तो शेयर होल्डर फंड मतलब ओनर का पैसा, लॉन्ग टर्म डेट मतलब बाहर की बोरिंग्स, दोनों का टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यहां पर आपको एनालिसिस करना है तो एज्यूम करना पड़ेगा, अगर 0.4:1 आपकी रेशो है, इसका मतलब जितनी कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका 0.4 टाइम्स आपकी लॉन्ग टर्म डेट है। तो मान लेते हैं 10 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड है तो 4 लाख की लॉन्ग टर्म डेट होगी। और आपकी लॉन्ग टर्म डेट पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस घट रहे हैं जिससे शेयर होल्डर्स फंड आपका घट जाएगा, तो 50,000 से ये घट जाएगा। 50,000 से कैपिटल एम्प्लॉयड डिक्रीज हो गई तो आपकी रेशियो पर क्या इंपैक्ट आएगा, 4 लाख अपॉन 9,50,000, 0.42:1। रेशियो पहले से इंक्रीज हो गई, इंप्रूव हो गई। यहां पर इंप्रूव का मतलब इंक्रीज है। वैसे तो ये रेशियो जितनी कम होगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है, क्योंकि वो बताती है कि आपका जितना भी पैसा बिजनेस में लगा हुआ है उसमें ज्यादा परसेंटेज ओनर के पैसे की लगी हुई है, बाहर की बोरोइंग्स कम है। तो जितनी ये रेशो कम मतलब बाहर की बोरोइंग्स कम, और जितनी ये रेशो ज्यादा इसका मतलब बाहर की बोरोइंग्स ज्यादा है बिजनेस में। तो ये यहाँ पर इंप्रूव का मतलब ये नहीं है कि आपकी इस रेशो में इंप्रूवमेंट आ गई है। इंप्रूव का मतलब है इंक्रीज हो गई फिगर वाइज। यहाँ पर 40 है तो ये 42 हो गया। तो आपको बस ये चेक करना है, इंप्रूव द डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो क्यों हुई, रीजन भी देना है। रीजन ये है कि आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड घट गई और डेट, जो आपकी लॉन्ग टर्म डेट है उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो जब डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब नीचे का नंबर अगर डिक्रीज होगा तो आपकी रेशियो बढ़ जाएगी। इसका प्रोपोर्शन घट गया, इसका नंबर डिक्रीज हो गया तो रेशियो आपकी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है, आपने स्टॉक खरीदा वो भी उधार पर, 2 महीने का उधार है, 80,000 रुपए का स्टॉक खरीदा। तो स्टॉक खरीदोगे तो इंक्रीज इन स्टॉक होगा, और इंक्रीज इन स्टॉक मतलब करंट एसेट्स आपकी बढ़ जाएगी। और आपने ये उधार पर खरीदा तो क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे, और ये कैसे क्रेडिटर्स हैं, जिन्हें आपको विद इन 12 मंथ्स पेमेंट करनी है। तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज हो गया। तो यहाँ पर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में चेंज आ रहा है। आपकी लॉन्ग टर्म डेट या कैपिटल एम्प्लॉयड में तो कोई चेंज नहीं है, जैसे पहले थी वैसे ही आगे रहेगी। इस ट्रांजेक्शन के बाद भी आपकी 4 लाख और 10 लाख ही आपकी लॉन्ग टर्म डेट और कैपिटल एम्प्लॉयड रहेगी। तो रेशियो आपकी चेंज नहीं होगी, नो चेंज इन द कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। थर्ड केस,
जहां पर कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹5 लाख। इसका क्या मतलब है? कन्वर्जन मतलब डिबेंचर्स जो मैच्योरिटी पॉइंट पर आ गए, जिनको आपको पेमेंट करनी है। अब पेमेंट करने के लिए आपने कैश में पेमेंट नहीं की, उनको आपने अपने शेयर से अलॉट कर दिए। तो अब ये डिबेंचर होल्डर्स क्या बन गए? आपके शेयर होल्डर्स बन गए। सिर्फ क्या हुआ? लॉन्ग टर्म सॉरी लाइबिलिटी से ये क्या कन्वर्ट हो गए? इक्विटी में कन्वर्ट हो गए। लेकिन एक पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, जब डिबेंचर्स आपके मेच्योरिटी पॉइंट पर होते हैं, पेबल हो जाते हैं जिस साल, वो आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नहीं होते, वो क्या हो जाते हैं? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मतलब करंट लाइबिलिटी। तो आप जब इसको पेमेंट कर रहे हो, एक तरह से कन्वर्जन का मतलब पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट कर दोगे तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आपकी खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, करंट लाइबिलिटीज कम होगी। डिबेंचर्स आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होते हैं, लेकिन जिस साल आप इसको पेमेंट करते हो, जिस साल ये आपके पेबल होते हैं, विद इन 12 मंथ्स अगर आपको पेबल है ये, तो वो आपके शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की अगर पेमेंट करोगे तो करंट लाइबिलिटी कम होगी, लॉन्ग टर्म डेट पर कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। दूसरा, आपने नए शेयर अलॉट किए तो शेयर कैपिटल बढ़ी, शेयर कैपिटल बढ़ी तो शेयर होल्डर्स फंड बढ़ा, शेयर होल्डर्स फंड बढ़ा तो कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीज हो गई। तो इस तरह से लिंक करते हुए आपको चलना है। तो अब देखो यहाँ पर आपकी रेशियो पर क्या इंपैक्ट आएगा। फिगर्स हमारी 4 लाख 10 लाख है, तो आपकी लॉन्ग टर्म डेट पे तो कोई इंपैक्ट नहीं आया, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि आपकी शेयर कैपिटल इंक्रीज हुई है 15 लाख। तो रेशियो आपकी 4 लाख अपॉन 15 लाख, तो 0.27:1। पहले से रेशियो क्या हुई? डिक्रीज हो गई। वैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है ये? अच्छा है। वैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या चीज है ये? अच्छी है। तो रिड्यूस द डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी इंक्रीज हो गई है, लेकिन डेट आपके चेंज नहीं हुए। तो जब डिनोमिनेटर बढ़ जाता है, इसका पोर्शन बढ़ गया, ये डिवाइजर है, अगर आपका ये पोर्शन डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो रेशियो डिक्रीज होगी। नेक्स्ट है आपका, आपने फिक्स्ड एसेट खरीदी 4 लाख की, जिसकी पेमेंट आपको लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस पे करनी है। इसका क्या मतलब है? जैसे हम इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट करते हैं ना, ईएमआई पर कोई भी चीज खरीदते हैं उसको पेमेंट करते हैं हम इंस्टॉलमेंट्स में। तो ये आपने एक एसेट खरीदी जिसकी पेमेंट आपको विद इन 12 मंथ्स नहीं करनी, लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म का मतलब मोर देन 12 मंथ्स में आपकी ये पेमेंट कंप्लीट होगी, राइट। तो फिक्स्ड एसेट खरीदोगे तो आपकी फिक्स्ड एसेट बढ़ेगी, नॉन करेंट एसेट बढ़ेगी, और आपने एक तरह से ये लोन लिया है, इसकी पेमेंट नहीं की, तो जिसकी पेमेंट के लिए अभी आपने क्रेडिटर हो गए एक तरह से, ये जिसकी पेमेंट आपने नहीं की, आपने एसेट खरीदी और ये एक तरह से क्रेडिटर हो गए, उधार में खरीदी आपने एसेट। लेकिन ये क्रेडिटर कैसे हैं? जिसको आपको मोर देन 12 मंथ्स के बाद पेमेंट करनी है, तो ये नॉन करेंट लाइबिलिटी में आ जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म डेट में आपके इंक्रीज हो जाएगा कितना? 4 लाख से। लॉन्ग टर्म डेट आपके 4 लाख से बढ़ गए 8 लाख हो गए। कैपिटल एम्प्लॉयड में भी तो आपका इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड में हमारा शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट है। तो शेयर होल्डर्स फंड तो एज इट इज है, लेकिन लॉन्ग टर्म डेट का हिस्सा बढ़ गया 4 लाख से, तो वो आपको प्लस करना होगा। अब आपकी रेशियो क्या हो जाएगी? 8 लाख अपॉन 14 लाख। तो पहले से ये रेशियो क्या हुई? इंप्रूव हो गई। इंप्रूव हो गई क्यों हुई? लॉन्ग टर्म डेट और कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही सेम अमाउंट से इंक्रीज हुए, फिर भी ये इंक्रीज क्यों हुई? क्योंकि प्रोपोर्शन अगर आप देखते हो तो न्यूमरेटर का ज्यादा हो गया। अगर 4 लाख की अमाउंट आप देखते हो तो वो एक तरह से इसके लिए 100% इंक्रीज हो गया, और यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए एक तरह से 40% इंक्रीज हुआ, राइट। तो किसका प्रोपोर्शन बढ़ गया? न्यूमरेटर का प्रोपोर्शन बढ़ गया। तो अगर न्यूमरेटर बढ़ेगा तो रेशियो आपकी इंक्रीज होगी। ये 4 केसेस थे। आई होप आपको अच्छे से एनालिसिस करना समझ में आ गया है, किस तरह से करना। आपको सिंपली ये देखना है इस ट्रांजैक्शन का कहाँ कहाँ इंपैक्ट पड़ेगा, और इससे रिलेटेड आपकी रेशियो के कौन से आइटम्स पर इंपैक्ट आएगा, बस आपको यही करना है। हाँ, फिगर जरूर आपको एज्यूम करनी पड़ेगी, तभी आप एनालिसिस इजीली कर पाओगे। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।